Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching Due Commerce. In today's video, we are going to discuss some of the very important MCQs and again this is the mini mock और ये mini mock नंबर 10th है. आई होप सो आपने 9 के 9 मिनी मॉक देख चुके हो. काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिला होगा कम समय के अंदर और मेरा यही मोटिव रहता है कि कम समय में आपको ज़्यादा का फ़ायदा मिले, है ना. सो अगेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. आपके कंसेप्ट्स रिवाइज होंगे, क्लियर होंगे और दोबारा से हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. सो लेट्स गो. एक होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको दिया था मैंने कल वाली वीडियो के अंदर, आई मीन मिनी मॉक 9 के अंदर. तो लेट्स सी कि क्या यहाँ पर आंसर होगा. काफ़ी बच्चों ने ए आंसर किया है. लेट्स सी. असर्शन क्या है? इन द लॉन्ग रन एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड डज नॉट इंक्रीज रियल जीडीपी. अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो जीडीपी नहीं बढ़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं. अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूं तो सप्लाई कब हमारा एग्रीगेट सप्लाई कब हमारा वर्टिकल रहता है और एग्रीगेट डिमांड कब हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा. तो अगर एग्रीगेट डिमांड कब हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन हाँ, तो इस प्रकार से हमारा रहता है. सो यस, रियल जीडीपी हमारा इंक्रीज नहीं होगा इन द लॉन्ग रन अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है तो. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. प्राइस इंक्रीज कर देता है वो. रीजन क्या है? इन द लॉन्ग रन आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट बाय द प्राइस लेवल चेंजेस. तो हमारा वहाँ पर रियल जीडीपी चेंज नहीं करता है. ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं यूजीसी नेट कॉमर्स बैच से रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. आप बच्चों के लिए ही है क्योंकि आप बच्चे जब एम कॉम के अंदर एडमिशन ले लोगे, चाहे कहीं पर लो, चाहे आप BHU के अंदर लो, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU या जो भी है, ठीक है. तो अगर आप सभी को बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे जाके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है तो आपको पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करनी पड़ती है ना. पेपर 1 एंड पेपर 2. अभी मैं करेंटली पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी आपको करवा रहा हूँ, कॉमर्स की. ठीक है, यूजीसी नेट की. तो आप आराम से जाकर ये बैच खरीद सकते हैं. जब आपका एमकॉम में एडमिशन हो जाएगा तब मुझसे कांटेक्ट कर लेना. आपको 999 यानी कि जो करंट प्राइस है इसी के ऊपर मिल जाएगा. बस मुझे मुझे बता देना कि सर आपकी वीडियोस देखी थी हमने या फिर ऐसा ऐसा बोला हुआ है आपने, सो दे दो हमें. वी वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. सो या अगर पीएचडी करनी है तो भी तो आप ये बाय कर सकते हो तब आगे जाकर. ठीक है, तो आप बाय कर लेना और मुझे इस नंबर पे नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर देना. कॉल वॉल मत करना, ठीक है. लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज से रिगार्डिंग आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है. आराम से टाइम लो, एक एक स्टेटमेंट पढ़ो एंड देन ट्राई टू आंसर. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट टू रिड्यूस एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड इंप्रूव फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी. एब्सोल्युटली राइट. फर्स्ट ऑप्शन सही होगा हमारा. फर्स्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है. तो बी वाला हटा देंगे. ठीक है, बी वाला हमने हटा दिया. इट इन्वॉल्व्स अल्टरिंग शेयर कैपिटल बट डज नॉट अफेक्ट क्रेडिटर्स. it involves altering the share capital but it affects the creditors because we do negotiation with creditors कि थोड़ा बहुत अमाउंट कम कर दो यार, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ बड़ी खस्ता चल रही है, थोड़ा त्याग कर दो, है ना. तो वी नेगोशिएट विद क्रेडिटर्स, सो इट अफेक्ट्स क्रेडिटर्स. तो सेकंड हमारी गलत हो जाएगी. ठीक है, यहाँ तक तो सही था, इतना तो सही था, बट इसके बाद इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया. तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. जहाँ पर सेकंड है उसे हटा दो. तो इससे हमें क्या पता चलता है? ऑप्शंस को देखकर हमें क्या पता चल रहा है? फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है. वी डोंट हैव टू लुक एट इट. थर्ड की तरफ तो देखना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सही है. अब बस हमें ये देखना है कि फोर्थ सही है या नहीं है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लीड्स टू द लिक्विडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू वन. ऐसा होता है क्या? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यही रहता है कि यू आर नॉट मेकिंग अ न्यू कंपनी. तो फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा. फर्स्ट ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. मेरी शायद से कैमरा टक गया मेरा, है ना. सेकंड क्वेश्चन करो, इतना मैं कैमरा सही करता हूँ.
इज हैपनिंग, आंसर करो आप बच्चों जल्दी से, मैं इतने कैमरा सही कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग यार, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। लेट्स गो, लेट्स गो। सही हुआ? हेलो हेलो हेलो, सही हुआ। चलो आई होप सो कि अब नहीं अटकेगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, मैं आई होप सो कि आपने आंसर कर लिया होगा। द एमओए डिफाइंस द कंपनीज रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल पार्टीज, एब्सोल्युटली राइट। और ये सारी चीज़ें बताता है हमें कि क्या ऑब्जेक्ट है कंपनी का, है ना। तो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन और द चार्टर ऑफ द कंपनी, लेट्स से, है ना। तो फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट कहाँ कहाँ पर है, तीनों में है, इसको हटा दो। द एमओए कैन बी अल्टर्ड बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं होता है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर है, इसको कट कर दो। अब हमें क्या पता चल गया, 1 और 4 हमारा सही होने वाला है। बस हमें अब थर्ड को देखना है। फोर्थ को ऐसे कर दो, फोर्थ की तरफ देखना नहीं है, थर्ड को देखो बस, इसको कट कर दो। द एमओए इज सब ऑर्डिनेट टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नहीं। सब ऑर्डिनेट तो कह सकते हैं एमओए का है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट एमओए नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो। अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सही कौन सा है? ऑनरशिप इन गुड्स ऑलवेज ट्रांसफर्स एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ऑलवेज होता है ऐसा कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है तुरंत से, नहीं, तुरंत से नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट कट जाएगा, इसे हटा देंगे। अब हमें पता चल रहा है सेकंड एंड फोर्थ सही है, सेकंड एंड फोर्थ सही है, बस थर्ड को देखना है हमें सही है या नहीं है। इफ गुड्स पैरिश बिफोर ओनरशिप passes to the buyer, the seller bears the loss, absolutely right। अगर गुड्स खत्म हो जाते हैं ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले, तो सेलर बियर करता है लॉस, ठीक है। तो एब्सोल्युटली राइट, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which of the following statements are correct regarding the essentials of a valid contract under the Indian Contract Act 1872? A contract must be made by free consent, which means it should be free from coercion। ये एब्सोल्युटली राइट, फर्स्ट सही है हमारा, फर्स्ट तीनों में है, इसको कट कर दो। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कंसीडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, इतना तो सही है। इवन इफ इट लैक्स लॉफुल कंसिडरेशन, अगर वहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन भी ना होना और अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ऐसा नहीं है। इट इज़ एन एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि वहाँ पर एक लॉफुल कंसिडरेशन होना ज़रूर चाहिए। तो सेकंड गलत हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, बट इन्होंने बोला इवन इवन इफ इट लैक्स, नहीं ऐसा नहीं होगा, सेकंड गलत हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर है, इसको कट कर दो। अब हमें पता चल गया फर्स्ट और फोर्थ तो सही होने ही वाला है। अब हमें बस थर्ड को देखना है। अ माइनर कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ द अदर पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है और ये माइनर है और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकता है, नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकता है। इसका जो स्टार्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वॉइड अब इनिशियो, ऐसा बोल सकते हैं, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, शून्य है वो स्टार्टिंग से ही। थर्ड गलत हो जाएगा, कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Consider the following statements regarding currency and banking. The Reserve Bank of India has the sole authority to issue all denominations of currency notes in India. Absolutely right है, RBI करता है और तो कोई नहीं करता, notes ही बोला है उन्होंने ना। First is true. The cash reserve ratio and SLR are tools used by the RBI to control inflation. Yes, they are the tools used for controlling inflation, can be used for controlling inflation. Second is also correct. First और second होना चाहिए, first और second यहाँ पर है, इन दोनों को हटा दो, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर है। तो बस अब हमें फोर्थ देखना है। द रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई, एब्सोल्युटली राइट है। और यहाँ पर एक चीज़ होती है कि हम कोलेट्रल भी रखते हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कोलेट्रल रखेगा सिक्योरिटीज़ को। तो फोर्थ इज ऑल्सो राइट। लेट्स गो। अरे मैंने कुछ सही कर दिया। स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंसी इन बैंकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट का पूछा है आपसे ना, हाँ। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारे पास आंसर आएगा। इन अ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप 100% रिजर्व्स अगेंस्ट डिपॉजिट, नहीं, एज द नेम सजेस्ट फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम होगा ना, तो यू हैव टू, द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप अ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ रिजर्व विद द आरबीआई, है ना, नॉट 100% ऑफ देयर डिपॉजिट्स। लॉजिकल भी है, तो थर्ड गलत हो जाएगा, थर्ड हमारा गलत है। यहाँ पर मैंने गलत आंसर लिखा हुआ है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये नहीं है आपका, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो। असर्शन,
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। हम हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी सही कर रहे होते हैं, तो हाँ अप्रूवल चाहिए रहता है शेयर होल्डर्स का एंड क्रेडिटर्स का। रीजन क्या है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स लिक्विडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। नहीं होता लिक्विडेशन यार, नई कंपनी नहीं बनती है, वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में होता है। दिस इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। लेट्स गो। एमओए के क्लोजेस दे रखे हमें, मैंने आपको याद करवा रखे ना, नैरो लैक करके कुछ, नैरो लैक है ना ऐसे करके, तो आप लिखेंगे यहाँ पर और इस सी को आप ऊपर ले आएंगे। ठीक है, ए सी है ना, अगर मैं इसको ऑर्डर वाइज लिखूंगा तो सी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ये आप ध्यान रखना। नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, एसोसिएशन या फिर सब्सक्रिप्शन क्लोज एंड कैपिटल क्लोज। इजी। चलो, नेम क्लोज क्या बताता है? नाम बताता है, एज द नेम सजेस्ट। तो ये कहाँ पर है? ये लिखा हुआ है फोर्थ में। तो ए का फोर्थ कहाँ पर है? ए का फोर्थ तो एक में ही है, आगे करने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो। Which of the following are true under the Sale of Goods Act 1930? If goods are sold by a person who is not the owner, the buyer always gets a valid title. नहीं, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो मेरा नहीं है और मैं सेल कर रहा हूँ ये एक बोलकर कि ये मेरा है, तो बायर के पास जो टाइटल पहुंचेगा ना, वो एग्जैक्ट और सही वैलिड टाइटल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसने उस बंदे से खरीदा जिसका वो था ही नहीं, है ना। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति आकर जिसका वो था, वो आकर उससे ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ़ोन की ही मैं क्यों ना बात करूँ, फ़ोन चुरा कर किसी ने बेच दिया किसी को, तो वो फ़ोन जो उस बंदे के पास है वो सही वाले बंदे के पास जा सकता है कभी भी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। द बायर ऑलवेज गेट अ वैलिड टाइटल, नहीं, फर्स्ट गलत हो जाएगा हमारा, तो हम फर्स्ट को कट कर देंगे। कट कर दिया जी। 2 4 3 4, इससे हमें ये पता चलेगा फोर्थ सही है। अब 2 और 3 को देखना है हमें। इन अ सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्स इमीडिएटली। सेल के दौरान जो ओनरशिप रहती है वो ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली। ओके, वाइल इन एन एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप ट्रांसफर्स लेटर। एब्सोल्युटली राइट। एक रहता है आपका सेल और एक रहता है आपका एग्रीमेंट टू सेल। ये फ्यूचरिस्टिक है, ये ऑन द स्पॉट वाला चीज़ है। सेकंड इज करेक्ट, तो बी इज द राइट ऑप्शन। लेट्स गो। रमेश, एक 17 साल का लौंडा, enters into an agreement to purchase a motorcycle from a dealer for 80,000. He later refuses to pay. क्या बोल रहा है कि रमेश एक 17 साल का लड़का है, enters into an agreement to purchase a motorcycle, एक एग्रीमेंट में आ जाता है और मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए एक डीलर के साथ 80,000 के लिए। He later refuses to pay. रमेश भाई साहब मना कर देते हैं पे करने के लिए। And the dealer sues him for breach of contract, कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, मैं तेरे ऊपर केस करूंगा। डीलर ने केस किया। बेस्ड ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इट इज नॉट वैलिड। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट रमेश ऑप्शन। क्या रमेश यहाँ पर एक एग्रीव्ड पार्टी है? नहीं, एग्रीव्ड पार्टी तो कोई और है, तो उस लॉजिक से भी ये गलत हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग ये क्या है? वॉइड है। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो माइनर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। A bank has total deposits of 1,000 crores and maintains a CRR of 5%. How much money can the bank lend to borrowers? तो 1,000 करोड़ उसके पास रुपए हैं, डिपॉजिट्स हैं, इसका 5% आपने CRR के फॉर्म में रख दिया, यानी कि 5 करोड़ रख दिया, 50 करोड़ रख दिया। बचा कितना? बचा है 950 करोड़। इसको हम लेंड कर सकते हैं, बेसिक वो दिया गया है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which of the following is an example of an implied contract? Contract can be express or implied. Express का क्या मतलब है? Spoken और written, ठीक है। Implied का क्या मतलब है? थोपा गया, लगा हुआ है, या ऑलरेडी मतलब अपने आप से पता है। A written agreement it is expressed, तो इम्प्लाइड तो नहीं होगा। और टैक्सी राइड विदाउट प्रायर एग्रीमेंट ऑन फेयर, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब आपने टैक्सी ले ली और बैठ गए और आप चल रहे हो उसमें, और जब उतर जाओगे तो बोलोगे तो मैंने तो नहीं कहा था भाई कि पैसा मैं दूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे इम्प्लाइड है, वहाँ पे ऑटोमेटिक पता है दोनों को कि वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, तो बी इज राइट, वहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, लेट्स गो। Under the Sale of Goods Act, which condition is implied in every contract of sale? Implied खुद से, अपने आप से। Goods must match the buyer's expectation, कैसा होना चाहिए कि मतलब पहले से ही
ये इम्प्लाइड चीज़ हो कि बायर की एक्सपेक्टेशन मेट करनी चाहिए हमेशा ही उस पर्टिकुलर गुड की, नहीं ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती है, आई मीन हाँ इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती है। गुड्स मस्ट बी न्यू नहीं होने चाहिए हमेशा ही। गुड्स मस्ट बी मर्चेंटेबल या मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए। मर्चेंटेबल क्वालिटी एटलीस्ट यूज़ करने लायक होने चाहिए, तो या वो यूज़ करने लायक होने चाहिए, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। दिस इज़ द इम्प्लाइड वन। ठीक है, लेट्स गो। विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कंसीडर्ड अ लीगल टेंडर? एक लीगल टेंडर नहीं कहलाएगा। लीगल टेंडर क्या हो गया कि आप मेरे पास आए हो और मुझे अगर 10 रुपये का नोट दे रहे हो तो आई कैन हैव दैट 10 रुपये का नोट, और आप मुझसे कुछ चीज़ ले रहे हो, है ना, और आप मेरे पास आ रहे हो, आप मुझे डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हो कि ले भाई तू डिमांड ड्राफ्ट ले ले मुझे कुछ दे दे, नहीं वैसा नहीं चलेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर एज सच। क्वेश्चन नंबर 14, XYZ लिमिटेड हैज़ अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 करोड़ दिस ईयर। इस साल उसको ना 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। द कंपनी हैज़ अ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 50 करोड़ फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। लास्ट 3 सालों के उसके जो एवरेज निकाल के दे रखा है 50 करोड़ है, 50 करोड़ आया हुआ है। According to the Companies Act, how much minimum amount should the company spend on CSR activities in the current year? तो पहले तो ये पता लगाओ कि CSR एक्टिविटी से बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी। तो वो क्या था हमारे कंडीशंस। पहला कंडीशन यही था कि भाई साहब की नेटवर्थ होनी चाहिए 500 करोड़ या उससे ज़्यादा। सेकंड था कि भाई टर्नओवर होनी चाहिए 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा। और तीसरा था कि नेट प्रॉफिट होने चाहिए 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ था, है ना। तो आपका कौन सा, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो तीसरा वाला मैट हो रहा है कि भाई 6 करोड़ है उसके, ठीक है 6 करोड़ है। वैसे प्रीसीडिंग ईयर में होना चाहिए था, तो यहाँ पे प्रीसीडिंग ईयर लिख लेना। तो 6 करोड़ है, हाँ जी ये वाला मैट कर रहा है कंडीशन, तो CSR एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। कितने की बनती है अब? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के। तो प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट तो हमें गिवन ही है 500 करोड़ है, बस 500 करोड़ का 2% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 500 करोड़ का ये वाला 2% कितना हो जाएगा, कर लो ज़रा। वैसे भी निकल जाता है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, 1 2 3 1 2 1, और ये हो जाएगा कितना हो गया, ये 1 करोड़ हो गया। तो A इज़ द राइट ऑप्शन। लेट्स गो। The monthly salaries in rupees of 5 employees in a company are 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000. What is the mean salary? तो मीन निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है, ये टोटल करना है। तो इनका टोटल करो, कितना आएगा? 30, 40 और 50 यानी कि 120। 120 में 80 कर दो तो 200 यानी कि 2 लाख आ रहा है। ठीक है, 2 लाख डिवाइडेड बाई द नंबर्स, तो इट इज़ कमिंग टू बी 40,000, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ईजी था ये तो। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, टुडेज सेशन। और अगेन ये वाला आपको अगर बैच ज्वाइन करना है अभी भी कर सकते हो, अगर आपको श्योर है, आप लोग श्योर हो कि भाई मेरा MCOM एडमिशन हो जाएगा, चाहे कहीं हो जाएगा, तो यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर बैच, जो कि किसके लिए है? पेपर 2 के लिए है, कॉमर्स के लिए, और आपको हेल्प करेगा UGC नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, ताकि आप लोग आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको या फिर अपनी PhD कर सको। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज़ इट। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है, प्लीज़ डू फॉलो मी, और वहाँ से हट मत जाना, अनफॉलो मत कर जाना। ठीक है, इफ़ आई हैव हेल्प्ड यू, ट्राई टू बी देयर विद मी। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। CVT PG के लिए तुमने मुझसे पढ़ा है तो वेल डन है, और आगे जाकर UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए पढ़ना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग इर्द गिर्द हो तुम लोग, वो करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, तो अगर इस चीज़ से जुड़े हुए हो तो मुझसे जुड़ जाओ ज़रा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और बने रहना यहाँ पर हमेशा। ठीक है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना। प्लीज़ वर्क हार्ड, ट्राई करो अच्छे से, आप लोग MCOM का एग्ज़ाम देख पाओ। ठीक है, अपना 100% देना है। जो मैंने स्ट्रेटजी बता रखी है प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर लेना, मिल जाएगी तुम्हें। ये वाली जो CVT PG MCOM एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाली जो प्लेलिस्ट बना रखी है ना मैंने, उसमें स्ट्रेटजी भी दिख जाएगी कि कैसे तुम्हें अटैम्प्ट करना है उस दिन एग्जाम हॉल में बैठे हुए, कैसे अटैम्प्ट करना है। तो ट्राई टू लुक आउट फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। ठीक है, तो अच्छे से करना, अच्छे से पढ़ना, और सब अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। डोंट यू वरी माई चाइल्ड, डोंट यू वरी माई फ्रेंड एज वेल, तो डोंट यू वरी, सब अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड।